Hello students, welcome to my channel Biohealth Academy. Myself Kiran Sharma. So we are doing chapter 6 molecular basis of inheritance, class 12th. Now we have reached up to the lecture 9. Previously we have done Michelson and Stall's experiment for proving that semi-conservative mode of replication is the most common type of replication. That means it is found in almost every organism, whether it is bacteria or it is protozoa or it is animals or plants. So semi-conservative mode of replication is the most common type. So we have proved by doing Michelson and Stall's experiment. And at the same time, so we came to know what is conservative mode of replication, what is semi-conservative, what is dispersive type of replication. So all this we have done. Now we will do the mechanism of replication. Our today's topic is mechanism of replication, and we will keep in mind that we are going to discuss semi-conservative mode of replication, the mechanism of semi-conservative mode of replication, right? So what was that? So just have a preview of that. So that is, for example, this is the duplex DNA, and then so there the two strands of the DNA, they open up, which is called as denaturation, and then a new strand is formed over the each template, each strand of DNA duplex. And so a new strand is formed complementary to it, and then when this whole of this will open up, the new strand will be continue to be formed over that. Then at the end we will have two duplex, daughter duplex, where each duplex will have one parental strand like this blue one, and the one newly synthesized complementary strand, so this red one. So there will be two daughter duplex, each having one parental strand and the one newly synthesized, that is hybrid strands. So if you remember previous, याद है ना टेंस जो हम लोगों ने पहले किया था, तो उसमें यही था. तो इस तरह से हम लोगों ने 2 जनरेशन्स आगे और तक किया था. तो ये आप उसको रिवाइज करना. तो ये थोड़ा सा सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. उसके बाद फिर अब रेप्लिकेशन का भी आपको मालूम है कि व्हाट इज रेप्लिकेशन. डुप्लीकेशन प्रोसेस वेयर ए न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड ओवर द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन. तो अब हम लोगों ने दो हिस्सों में इसको बांटा है, रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स. तो ये ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, तो वो साथ साथ हम लोग करेंगे कि डिफरेंस क्या है. तो हम लोग कंटिन्यू जो करेंगे वो रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स करेंगे, राइट. तो पर दोनों में थोड़ा सा जो डिफरेंस अभी तक आप कर पाओगे तो वो क्या है कि प्रोकैरियोट्स में देखो रेप्लिकेशन जो होगी, डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियस तो होता नहीं कोई भी वहाँ पे. तो वेल ऑर्गेनाइज कोई न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड होता है, ए प्लेस वेयर द क्रोमोसोम इज प्रेजेंट. तो एक ही आपको पता है सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड नेकेड डीएनए हम लोग उसको बोलते हैं. तो वो साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है. तो वॉट एवर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन हैज़ टू बी डन, सो दैट विल बी इन द साइटोप्लाज्म. तो देन इसमें जो यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होगी, और न्यूक्लियस के अंदर भी उसमें इफ़ यू रिमेंबर सेल साइकिल होता है. तो सेल साइकिल में एस फेज, सो इफ़ यू रिमेंबर G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, एंड देन फिर आता है डिवाइडिंग फेज, माइटोटिक फेज, जिसको हम एम फेज कहते हैं. तो पहले जो सेल है वो अपनी तैयारी करता है, तो उसको हम इंटरफेज बोलते हैं. तो इंटरफेज के 3 पार्ट्स है, G1, एस फेज एंड G2. तो एस फेज में सिर्फ रेप्लिकेशन होनी है. तो ये आपका नीट का क्वेश्चन है. देन उसके बाद ये जो प्रोकैरियोट्स है उसमें ये रेप्लिकेशन बहुत रैपिड होती है, वेरी फास्ट. और कितने मतलब पॉलीमराइजेशन का जो रेट है वो 2000 बेस पेयर्स, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो ऐड होते हैं एक न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में पर सेकंड. और ये जो है स्लो प्रोसेस है, यहाँ पे सिर्फ 100 न्यूक्लियोटाइड्स ही एडअप हो पाते हैं पर सेकंड. देन उसके बाद कितनी लेंथ है जो प्रोकैरियोट्स में होनी है पूरी रेप्लिकेशन, वो है हम लोगों ने किया हुआ है 4.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ बेस पेयर्स. तो ये लेंथ है इसकी. तो इसको तकरीबन 38 मिनट्स जो हैं पूरे उसको लगते हैं. ये छोटा है डीएनए, बहुत छोटा है, तो सर्कुलर डीएनए, तो उसको सिर्फ 38 मिनट्स में हो जाता है. तो इसमें 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ बेस पेयर्स हैं. तो जिनको कॉपी करना है तो दिस विल टेक लॉन्ग टाइम,
ठीक है, वो स्पेसिफाइड नहीं है यहाँ पे, तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम। दाओ ये यूकैरियोट्स जो हैं इनमें कुछ प्रोसेस ऐसा किया जाता है कि वो फास्ट हो जाए, बट वो हम करेंगे तो, पर ये है कि फिर भी ये लॉन्ग प्रोसेस है। तो इसमें आप लोगों की जो बुक है उसमें आगे आप रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंस पढ़ोगे, तो डिफरेंस इज गिवन इन द बुक। सो बट फिलहाल हमने इतना किया जितना अभी अभी आपको समझ आएगा। मैंने बाकी पॉइंट्स यहाँ पे नहीं लिखे हैं, वो आपको बाद में समझ आएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, वो बाद में करते हैं हम लोग कि बाकी क्या डिफरेंसेस हैं। तो अब इनमें जो रेप्लिकेशन है उसमें मेन जो इंजाइम है, ये आपका अगेन नीट का क्वेश्चन है इसलिए, और एनसीईआरटी का मटेरियल थोड़ा सा मैं बता रही हूँ आपको। तो मेन इंजाइम रेप्लिकेशन में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इंजाइम है। तो इसको डीएनए पॉलीमरेज अकेला ना बोल के डीएनए डिपेंडेंट क्यों बोला जाता है? सो इसलिए क्योंकि ये इसको डीएनए एज ए टेम्पलेट चाहिए, ठीक है। सो डीएनए टेम्पलेट चाहिए। अगर मैं आपको ये डायग्राम रखती हूँ मैं यहाँ पे, तो ये है डीएनए का डुप्लेक्स, और ये खुल जाता है जब, तो ये डीएनए टेम्पलेट है, ठीक है। सो ये भी डीएनए टेम्पलेट है, इसके ऊपर ये नया स्टैंड बनना है, ठीक है। तो ये मैंने जो ब्लैक में बनाया ये डीएनए पॉलीमरेज है। तो डीएनए पॉलीमरेज को एक टेम्पलेट चाहिए, ठीक है, डीएनए का ही, तो उसके ऊपर वो नया डीएनए बनाएगा, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। सो अब जो है, अगर देखो आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो, तो आरएनए के ऊपर अगर डीएनए बनना हो तो उसको क्या बोलना चाहिए फिर? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना। तो इसलिए ये ध्यान रखना हमने कि डीएनए अगर टेम्पलेट है तो डीएनए डिपेंडेंट बोलना है, अगर आरएनए टेम्पलेट है जैसे कुछ वायरसेस में होता है तो फिर हमने आरएनए डिपेंडेंट बोलना है, पर यहाँ पे हम डीएनए करेंगे। तो देन उसके बाद ये बहुत ही एफिशिएंट एंजाइम है, ये आप ऊपर देख भी रहे हो, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड करता है, तो मतलब एंजाइम्स ऐसे ही होने चाहिए जो बहुत फास्ट हों और जो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ काम करें। मतलब ये कहा जाता है कि ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है तो ये बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करता है कि कहीं जो है 10,000 में से कोई एक न्यूक्लियोटाइड की एरर जो है आ सकती है, कि भी कहीं करते करते, जैसे हम लोग ये आप मान लो कि किसी की कार्बन कॉपी कर रहे हैं हम लोग तो एरर्स तो आएंगी वहाँ पे, ठीक है। हम लोग तो ज़्यादा एरर्स कर सकते हैं, पर इनको जो है कोई एरर नहीं करनी होती है क्योंकि उसको म्यूटेशन कहा जाता है फिर, तो वो तो एक डिज़ास्टर हो जाएगा। तो इसलिए, पर फिर भी कभी कभी कोई 10,000 के बाद कोई एक जो है एरर होती है, तो उसको भी इसमें कैपेबिलिटी है, ये खुद ही उसको ठीक कर लेता है, ठीक है। इसमें मतलब प्रूफ रीडिंग की भी एडिटिंग की भी कैपेबिलिटी है, तो अभी करेंगे हम लोग। तो ये हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड वेरी फास्ट एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द रेप्लिकेशन। तो आई थिंक ये समझ आ गया। उसके बाद अब है कि जो मैकेनिज्म हमने करना है, तो उससे पहले हम लोगों को थोड़ी मशीनरी देखनी पड़ेगी। देखो, जैसे मान लो कि कोई हमने खाना बनाना है, कोई भी चीज़ जो है रेसिपी बनानी है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो मान लो आप एक यूट्यूब वीडियो बना रहे हो सपोज एक रेसिपी का, तो एक जो यूट्यूबर है वो क्या करेगा, पहले फाइंड आउट करेगा कि मेरे इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, उनको फिर वो सजा के रखेगा, ठीक है। तो उसके लिए इजी हो जाता है फिर कि जब वो बनाएगा उस चीज़ को। तो उसी तरह से जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा मशीन, मतलब मैकेनिज्म है एप्लीकेशन का, उसको करने से पहले हमें उन सब इंजाइम्स, प्रोटीन्स, उन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए जो इसमें काम करेंगे, मतलब पूरा इसका जो वर्क करेंगे। मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि बच्चों, जब आपको ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है, चाहे वो सीबीएसई में है, चाहे वो पंजाब बोर्ड में है, चाहे किसी भी बोर्ड में आता है, तो उसमें आपको मैकेनिज्म ही लिखना है। ये मशीनरी आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए है कि मैकेनिज्म जो हम करेंगे वो अंडरस्टैंड हो जाए आपको, ठीक है। तो ये आपको अगर लिखनी भी होगी वहाँ पे तो बहुत शॉर्ट करके लिखनी होगी। अभी मैंने ये जैसे लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखे हैं, तो ये जस्ट आपको जब आप गो थ्रू हो तो आपको समझ आ जाए कि इनका काम क्या है, तो इस बात का ध्यान रखना आप। तो आपने कई बार क्या करते हैं बच्चे कि ये मशीनरी लिख के आ जाते हैं वहाँ पे, तो जो मेन मैकेनिज्म है वो लिखते नहीं हैं, तो मार्क्स आपको बेटे मैकेनिज्म के मिलने हैं, इस मशीनरी के नहीं मिलने हैं, ये आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो डीएनए देखो, सबसे पहला हमारा रिक्वायरमेंट है डीएनए टेम्पलेट, वो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया। तो जो डीएनए डुप्लेक्स है वो पूरा का पूरा, अब आपको यूकैरियोट्स में मैंने बताया 6.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ जो बेस पेयर्स हैं वो दोनों जीनोम्स जो
किसी भी यूकेरियोटिक सेल के हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम्स। तो 46 क्रोमोसोम्स में इतने बेस पेयर्स हैं, तो वो सारे के सारे ही रेप्लिकेट करने हैं एस फेज में यूकेरियोट्स में। और प्रोकैरियोट्स में 4.6 था, ठीक है, 4.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 बेस पेयर्स। तो उनको रेप्लिकेट होना है पूरा का पूरा, जितना भी वो गोल डीएनए होगा, तो पूरी होल लेंथ को होना है, ठीक है। तो पर ये है, और वो दोनों स्ट्रैंड जब खुल जाएंगे, उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है, सो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये टूट जाएंगे, तो दे विल ओपन अप, ठीक है, ये ओपन कर जाएंगे। पर ये पूरी लेंथ एक ही बार में ओपन नहीं होगी कि भी आप सोचो कि पूरा जितना लेंथ है वो सारा ओपन हो जाए, नो। सो ये स्टार्टिंग एक जगह से होगी, फिर वो ओपन धीरे धीरे होता चला जाएगा, और साथ साथ नए स्टैंड्स बनते चले जाएंगे, और आगे आगे वो खुलता चला जाएगा, और पीछे वाले जो दो डॉटर डुप्लेक्स हैं वो आपस में कॉइलिंग करती चले जाएंगे। तो इस तरह से सो ये जो है डीएनए टेम्पलेट बनेगा। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये जो खुला हुआ डीएनए इस टाइम आप देख रहे हो, इसको हम रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फोर्क। देखो खुला हुआ ना, फोर्क आगे से मुंह खुला हुआ है, तो इसको रेप्लिकेशन फोर्क बोला जाता है। तो ये कैसे बनेगी वो आगे करेंगे, रेप्लिकेशन फोर्क। उसके बाद हमें एनर्जी का सोर्स चाहिए। सो एटीपी वो कहाँ चाहिए आपको, नए न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेंगे, तो आपने याद होगा फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड्स पड़े थे, विच हेल्प द न्यूक्लियोटाइड्स टू कंबाइन विद ईच अदर। एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के साथ जुड़ना, तो वहाँ पे दो बॉन्ड्स थे, सो जिनको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बोलते हैं। तो उसके लिए एनर्जी चाहिए एटीपी। देन मैग्नीशियम एंड मैंगनीज आयंस भी चाहिए। सो ये कुछ इंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी के लिए, जैसे आपने डीएनए पॉलीमरेज ही देखा, तो उसकी एक्टिविटी के लिए और भी कई इंजाइम्स हैं जिनको चाहिए। अब उसके बाद इंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, ये बहुत मेन है कि कौन कौन से इंजाइम्स हैं, कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं जो वर्क करती हैं इसमें। सबसे पहले है डीएनए प्रोटीन। देखो मैंने डी कैपिटल लिखा, एन ए स्मॉल लिखा, फिर कैपिटल ए, डीएनए ए प्रोटीन, ठीक है। फिर इसी तरह से ये डीएनए बी प्रोटीन है, एक सी भी है, ठीक है, सो बाद में हम करेंगे। तो डीएनए ए प्रोटीन जो है वो एक इनिशिएशन फैक्टर है, ठीक है, सो इनिशिएशन फैक्टर का काम करती है, रेप्लिकेशन को शुरू करने का काम करती है। और ये जो अनवाइंडिंग है, सो यहाँ पे, सो यहाँ से शुरू करेगी एक जगह पे, सो अनवाइंडिंग शुरू करेगी। तो वो जो अनवाइंडिंग जहाँ से शुरू होती है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन। और ओरिजिन को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ORI। तो अगर हम मतलब बड़ी क्लासेस को पढ़ा रहे हैं तो उसमें इसको हम लोग ORIC लिखते हैं। आप लोगों के लेवल पे ORI भी चल जाएगा सिर्फ। तो यहाँ पे भी देखो ORI, और यहाँ पे भी ORI, दैट इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। सो यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होनी है, ओरिजिन, और यहाँ से फिर अनवाइंडिंग भी शुरू होगी। तो प्रमोट्स अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स एट ORI, राइट। उसके बाद हेलिकेज एंजाइम आ गया। हेलिकेज जिसको डीएनए बी प्रोटीन भी बोला जाता है, तो इसका काम है बॉन्ड्स को, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ना। और जब तक हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में, तो तब तक वो खुलेंगे नहीं, दोनों स्ट्रैंड्स खुलेंगे नहीं। और जब तक खुलेंगे नहीं तो फिर नया स्ट्रैंड्स, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनेंगे नहीं, मतलब रेप्लिकेशन नहीं होगी। तो अब आपने 80 बेस पेयर्स पड़े हुए हैं, बेस पेयर्स सी एंड जी का कॉम्बिनेशन, ए एंड टी का ऑपोजिट जो है। तो अब जहाँ पे ए एंड टी ज़्यादा होता है वहाँ से जो है ओरिजिन बनेगा, मतलब वहाँ पे फोर्क जो है बननी शुरू होगी, वहाँ पे अनवाइंडिंग शुरू होगी, क्योंकि ये वीकर एरिया माना जाता है। 80 रिच एरिया इज कंसिडर्ड एज अ वीक एरिया। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रेकेज होगी और ये खुलेंगे, ठीक है। तो हेलिकेज एंजाइम जो है उसका काम है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ के अनवाइंडिंग करना, ठीक है। डीनेचुरेशन भी कह सकते हो आप इसको, अनवाइंडिंग भी कह सकते हो। इस एंजाइम को हम अनवाइंडेज एंजाइम भी बोलते हैं। सो दिस विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज अनवाइंडेज, इसको अनवाइंडेज एंजाइम भी बोला जाता है, राइट। तो अब हमारा ये हो गया, दो प्रोटीन्स हो गई हैं, कह लो दो एंजाइम्स हो गए हैं। और इसके बाद अब हम पहुँचे नेक्स्ट जो है वो है टोपो आइसोमरेज, ठीक है। सो और जो है डीएनए गाइरेज। टोपो आइसोमरेज जो है वो यूकेरियोट्स में बोला जाता है, एंड डीएनए गाइरेज प्रोकैरियोट्स में बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है प्रोकैरियोट्स में, तो इसलिए इसको, ये आपका नीट का क्वेश्चन है, तो ये प्रोकैरियोट्स में पी लिख देती हूँ इसके साथ, राइट। तो ये प्रोकैरियोट्स, तो टोपो आइसोमरेज, सो डीएनए गाइरेज, फंक्शन एक ही है इनका। तो इसलिए क्या होता है,
अब देखो, जब हम मान लो कि कोई हमारे पास रस्सी है, ठीक है, कोई भी कॉर्ड है मान लो, तो उसको हम उसके वो आपस में दो उसमें धागे जो है लिपटे हुए हैं आपस में, जैसे ये मान लो दो हों तो ये लिपटे हुए हों आपस में, तो हम लोग इनको इस तरह से खोलना शुरू कर दें तो क्या होगा कि हेलिकेज इनको खोल रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं इस तरह से टूट रहे हैं तो ये खुल रहे हैं, तो पीछे जो है ना वो कॉइल्स जो है वो पीछे मूव करते जाएंगे। और आपको पता है ये डीएनए डुप्लेक्स कॉइल तो होता ही है, तो वो कॉइल्स जो है पीछे मूव करते जाएंगे और उस वहाँ पे वो कॉन्सेंट्रेट कर जाएंगे, तो वहाँ पे सुपर कॉइलिंग हो जाएगी, मतलब वो काफ़ी सुपर कॉइल्स कर जाएंगे। तो सुपर कॉइल्स अब होंगे तो फिर हेलिकेज को मुश्किल होगी वहाँ पे ओपन करने के लिए। तो इसलिए जो डीएनए गायरेस एंजाइम है वो क्या करेगा कि दोनों में से किसी एक स्ट्रैंड को, जहाँ पे सुपर कॉइल बने हुए हैं, तो एक टेंशन कह लो क्रिएट हो गई है, स्ट्रेन हो गया हुआ, तो उस स्ट्रेन को रिलीव करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करेगा, एक को काट देगा यहाँ से, ठीक है, किसी एक को काट के, तो दूसरे को, जैसे वूल हम लोग स्वेटर बुनते हैं तो वूल में भी ऐसे हो जाता है ना, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक को काटते हैं तो उसको फिर पकड़ लेते हैं ऊपर को करके, और वो अपने आप घूमता चला जाता है नीचे से गोला जो होता है, और वो सारे कॉइल्स खुल जाते हैं। होता है ना ऐसे, कभी सोच के देखो आप ऐसे। तो अक्सर आपको आपने देखा होगा लेडीज़ को स्वेटर बुनते हुए, तो वहाँ पे वो जब सुपर कॉइल्स पीछे बन जाते हैं तो ऐसे ही करते हैं। तो फिर ये जो डीएनए गायरेज है, जब वो सुपर कॉइल्स खुल जाते हैं, तो अब उसने कट कर दिया था ना उसको, तो उसको ज्वाइन भी करना पड़ेगा दोबारा। तो कटिंग, देन रिलीविंग द स्ट्रेन, सुपर कॉइल्स रिमूव करना, एंड देन रीजॉइनिंग। ठीक है, तो जिस भी स्ट्रैंड को उसने काटा था उसको रीजॉइन करना पड़ेगा। तो ये इसका काम है। सो दैट इज कटिंग, देन इट इज कटिंग, then relieving the strain, that is removal of supercoils, and then rejoining, right? तो उसके बाद आ गया प्राइमेस एंजाइम। इसको हम लोग डीएनए जी प्रोटीन भी बोलते हैं। तो डीएनए जी प्रोटीन जब प्राइमेस एंजाइम, राइट। अब क्या होता है कि अगेन आई विल कीप दिस डायग्राम, ठीक है। सो हियर एंड सो व्हाट इज हियर कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम है, ये भी अभी आपको पता चल जाएगा कि ये 3 क्यों लगाए हो, क्योंकि अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये वही डीएनए डिपेंडेंट वाला, तो देन इसको 3 रोमन नंबर दिया है। ये इस डीएनए टेम्पलेट के ऊपर इसको ये नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना है, ठीक है, इधर भी बनाना है, इधर भी बनाना है, पर ये नहीं बना पा रहा, शुरू नहीं कर रहा, शुरू नहीं कर पाता। इसको शुरू में यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड चाहिए कुछ, मतलब ये सिंगल स्टैंड पे नहीं बना पाएगा, इसको डबल स्टैंडर्ड चीज़ चाहिए तब। अब डबल स्टैंडर्ड में यहाँ पे सो डीएनए पॉलीमरेज ही तो बना सकता है डीएनए को, तो और तो कुछ बना नहीं सकता, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड कैसे आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो मोर्चा संभाला वो प्राइमेज ने संभाला। प्राइमेज एंजाइम जो है वो क्या करता है कि यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा आरएनए, वो तो फिर आरएनए बना सकता है, वो देखो प्राइमेज जो है वो डीएनए नहीं बना सकता, तो वो आरएनए बनाएगा एट दिस 3 प्राइम एंड, ठीक है। सो ये 3 प्राइम एंड है, तो यहाँ पे सो एक छोटा सा टुकड़ा जो है आरएनए का बना देगा। सो हैविंग ओनली 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत छोटा सा, ठीक है। सो एक इतने न्यूक्लियोटाइड्स का एक बना देगा आरएनए, तो इसको हम कहते हैं प्राइमर, ठीक है। सो इट इज़ प्राइमर आरएनए। तो इसका 5 प्राइम एंड इधर होगा और 3 प्राइम एंड इधर होगा इस प्राइमर का। तो आप देख रहे हो कि ये टेम्पलेट जो है ये वाला, इसका 3 प्राइम एंड इधर है और 5 प्राइम एंड इधर है। तो हमेशा जो नया स्ट्रैंड बनेगा सो दैट विल बी ऑलवेज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। न्यू स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा ये रहेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये प्राइमर भी उसी डायरेक्शन में बनेगा, तो इस तरफ को बन रहा है ये, तो प्राइमर बन गया ये। तो ये प्राइमेज का जो काम है वो है प्राइमर बनाना। तो इसी तरह से ये जो हमारा टेम्पलेट है दूसरा, उसका 3 प्राइम एंड इधर है टेम्पलेट का और 5 प्राइम एंड इधर है। तो क्योंकि न्यू स्ट्रैंड तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनना है, तो ये 5 प्राइम इधर आएगा इसका मतलब, ठीक है, और 3 प्राइम इधर आएगा। सो इस तरफ, तो इस तरह से तो ये इस डायरेक्शन में बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो आपको ये सारा जो है अभी देख रहे हो टुकड़ों में बन रहा है, ये सारा अभी समझाऊंगी मैं आपको, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस डायरेक्शन में बनेगा। तो आप देख रहे हो कितने सारे प्राइमर्स हैं यहाँ पे लगे हुए, यहाँ पे एक ही प्राइमर है और यहाँ पे बहुत सारे प्राइमर्स हैं, ठीक है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज 3 को बहुत सारे यहाँ पे प्राइमर्स चाहिए, तो वो क्यों चाहिए वो बाद में करते हैं हम लोग। तो अब
उसके बाद प्राइमेस के बाद अब हम लोग आए फॉस्फोराइलेज एंजाइम। इसका काम होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स, जो डीएनए वाले न्यूक्लियोटाइड्स हैं चाहे आरएनए वाले न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो भी प्राइमर बनाने के लिए या डीएनए बनाने के लिए चाहिए, वो उस साइट पे, सिंथेसिस वाली साइट पे, टेम्पलेट पे तभी आएंगे जब वो एक्टिवेट होंगे। तो फॉस्फोराइलेज एंजाइम उनको एक्टिवेट करेगा, उसके लिए उसको एटीपी चाहिए एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, तो स्टेप करेंगे हम लोग कैसे एक्टिवेट होगा। पायरोफॉस्फेटेस एंजाइम है आगे आगे, तो वो क्या करेगा कि जब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो टेम्पलेट के ऊपर पहुंच गए, सो मान लो कि ये है आपका टेम्पलेट और ये है न्यूक्लियोटाइड, एक छोटा सा ये न्यूक्लियोटाइड है मान लो यहाँ पे, तो ये पहुंच गया यहाँ पे और ये एक्टिवेटेड था, इसके पास 2 फॉस्फेट्स एक्स्ट्रा लगे हुए थे। तो अब जो ये अपनी जगह पे पहुंच गया, तो अब तो उनके एक्स्ट्रा फॉस्फेट्स की ज़रूरत नहीं है, तो वो जो फॉस्फेट्स लगे हुए थे फालतू वो निकल जाएंगे। मतलब आपका जो न्यूक्लियोटाइड है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो एक इसमें ये चीज़ और है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, ये बहुत ड्यूअल फंक्शन करते हैं। एक तो नया स्टैंड बनाने में हेल्प करते हैं और दूसरा ये एनर्जी का सोर्स भी बन जाते हैं। जो फॉस्फेट्स यहाँ से उतरेंगे यहाँ से, तो वो एनर्जी रिलीज़ करेंगे, तो एनर्जी जो है वो आगे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने में काम आएगी। तो इस तरह से ये डुअल फंक्शन, ये भी आपका एनसीईआरटी की लाइंस हैं। ठीक है, सो ये ध्यान से करना है आपको। जो आपका नीट का पेपर है वो प्योरली एनसीईआरटी के बेस्ड होता है, तो आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है वो करनी है, वो उसको तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो कन्वर्टिंग एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स टू देयर ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल, इट इज़ ओरिजिनल मोनोफॉस्फेट स्टेट। याद है ना मोनोफॉस्फेट कौन सा होता है? डीऑक्सी एएमपी, ठीक है, डीऑक्सी जीएमपी एंड डीऑक्सी सीएमपी, डीऑक्सी टीएमपी, जो डीएनए वाला पार्ट है। और ये जो एक्टिवेटेड थे उनमें क्या हुआ है? सो इट इज़ डीऑक्सी, मैं जी वाला लेती हूँ, टी गोनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, सो जीटीपी। सो इट इज़ डीऑक्सी गोनोसिन ट्राईफॉस्फेट, मतलब मोनोफॉस्फेट नहीं है, यहाँ पे 2 फॉस्फेट्स एक्स्ट्रा लग गए हुए हैं, तो इसलिए ये हो गया। तो फिर ये वापस इसमें जीएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 फॉस्फेट्स उतर जाएंगे। तो वो जो 2 फॉस्फेट्स उतरेंगे उसको हम क्या कहते हैं? पायरोफॉस्फेट। इसको पीपीआई बोलते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। ठीक है, सो आई मतलब इनऑर्गेनिक, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। ठीक है, तो अगर 2 फॉस्फेट्स जुड़ते हैं, पी आई प्लस पी आई कह लो, इस तरह से जब बॉन्ड बना देती हूँ मैं पी आई, तो ये क्या बन गया? पी पी आई, दैट इज़ पायरोफॉस्फेट, राइट। तो 2 उतरेंगे। तो ये है कि फॉस्फेट्स जो है कौन उतारेगा? पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम। अब उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला भी एंजाइम है, डीएनए लाइगेज एंजाइम। इसका काम है कि ये जो आप इसमें देख रहे थे ना ये वाले, सो ये टुकड़ों में बन रहा है एक साइड पे नया डीएनए, तो इन टुकड़ों को आपस में जोड़ना, ठीक है, जोड़ना, ज्वाइन करना। सो बनेगा तो वही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है, तो वो जोड़ना, तो वो डीएनए लाइगेज वो एंड में बिल्कुल लास्ट में आएगा इसका फंक्शन। और ये जो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो नया स्टैंड बना है, सो उसका, सो ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड, इधर से शुरू करेगा और इस तरफ को, सो ये जोड़ता चला जाएगा इनको। तो ये था हमारा डीएनए लाइगेज का फंक्शन। और उसके बाद अब हम पहुँचे, नेक्स्ट हमारा है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तो जो मेन एंजाइम था हमारा। ठीक है, तो अब प्रोकैरियोट्स में सबसे पहले हम करते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज के 3 फॉर्म्स हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 1 ये वाला, ठीक है, इसको रोमन में हम लिखते हैं। तो ये डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड दिस इज डीएनए पॉलीमरेज 3, राइट। तो ये 3 हमारे एंजाइम्स जो हैं, तीनों का फंक्शन है इसमें। मेन एंजाइम नो डाउट ये है 3 वाला, पर इनके क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहले आपका नीट के क्वेश्चन, इसको कॉर्नबर्ग्स एंजाइम भी बोला जाता है, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट डिस्कवरर। तो अब इसका काम है कि ये जो आपने प्राइमर्स देखे थे ना एक साइड पे, ठीक है, सो ये बहुत सारे प्राइमर्स थे ये वाले, और इस साइड पे एक ही था प्राइमर। तो इन प्राइमर्स को रिमूव करना, ठीक है, प्राइमर्स को रिमूव करना,
कब करेगा? जब पूरी हो जाएगी, सिंथेसिस हो जाएगी, तो तब इन प्राइमर्स को रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करके फिर क्या करना है? तो यहाँ पे डीएनए वाले न्यूक्लियोटाइड्स लाने हैं, गैप बन जाएगा एक, तो उस गैप को फिलिंग करना, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। सो ये एट द एंड करेगा जब पूरा का पूरा डीएनए डुप्लेक्स जो है वो पूरा पॉलीमराइज हो जाएगा, मतलब आई मीन रेप्लिकेट हो जाएगा, तो बाद में इसका काम आएगा। तो ये उसको करेगा, फिर प्राइमर्स को रिमूव करके वहाँ पे गैप फिलिंग करेगा with deoxyribonucleotides. So gap filling after the removal of primers, so with deoxyribonucleotides, and then 5 prime to 3 prime exonuclease activity for removal of RNA primer। ये क्या है, ये मैं बताती हूँ आपको। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब होता है कि वो इंजाइम जो एंड्स पे, ठीक है, एंड्स पे, मतलब ये जो एंड्स हैं, सो यहाँ पे कोई चीज़ को रिमूव कर दे, ठीक है। सो मतलब एडिटिंग कर दे एक तरह से, ठीक है। तो जो बाहर एंड्स पे करते हैं एंजाइम्स एडिटिंग, उनको हम कहते हैं न्यूक्लियस। जो अंदर करते हैं उनको हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो ये आपको एक समझना, एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो मीन्स बाहर, एंडो मीन्स अंदर, ठीक है। तो इसमें एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ जाते हुए एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है फॉर द रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर्स। तो एक इसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी है, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, कि अगर कोई गलती से कोई न्यूक्लियोटाइड आ गया है, कोई गलत आ गया है, तो वो ये प्रूफ रीडिंग कर सकता है, ठीक है। तो ये भी है इसमें। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 2 है, तो इसका काम भी डीएनए रिपेयर का ही है। अगर कोई मिसमैचिंग हो गई है, कोई न्यूक्लियोटाइड ऐसा आ गया जो नहीं आना चाहिए था, तो ये रिपेयर करता है। तो इसमें भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। मतलब ये इंजाइम जहाँ पॉलीमरेज इंजाइम है, वहाँ पे ये एक्सोन्यूक्लियस भी है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 आ गया, तो ये मेन इंजाइम है प्रोकैरियोट्स का, इसमें भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, ठीक है। सो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली। सो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जब 5 प्राइम टू 3 प्राइम का मतलब है कि किस डायरेक्शन में ये करेंगे रिपेयरिंग। तो देन इसका मेन काम है कि नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना, ठीक है, न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ओवर द डीएनए टेम्पलेट। पर जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इसको डबल स्टैंडर्ड चीज़ चाहिए, सिंगल स्टैंडर्ड पे नहीं बना पाएगा। सो इट कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ओवर द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट, इट नीड्स डबल स्टैंडर्ड। डीएस मतलब डबल स्टैंडर्ड। तो डबल स्टैंडर्ड के लिए फिर प्राइमेज काम करता है। प्राइमेज फॉर्म्स अ प्राइमर ऑन द टेम्पलेट इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। देन दिस एंजाइम जो है कैरी ऑन द प्रोसेस ऑफ डीएनए सिंथेसिस ओवर द प्राइमर, ठीक है, प्राइमर के ऊपर फिर ये कर देता है। तो ये पॉलीमरेज एंड एक्सोन्यूक्लियस की तरह ये तीनों एंजाइम्स जो हैं भी काम कर रहे हैं। तो पॉलीमरेज जो है तीनों, उनका अलग अलग फंक्शन था। अब उसके बाद हैं हमारे यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स जो हैं उनमें ये 5 एंजाइम्स हैं डीएनए पॉलीमरेज के, ठीक है, यूकैरियोट्स। तो वो कौन कौन से हैं, ये जस्ट आपको मतलब थोड़ा सा जानना है इसके लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए, नीट के लिए। अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन, ठीक है, ये 5 हैं टाइप 6 के। तो क्या लिखेंगे, डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, डीएनए, इस तरह से। तो अब अल्फ़ा जो है वो काम क्या करता है, रेप्लिकेशन की शुरुआत करवाना, इनिशिएशन, प्राइमर की सिंथेसिस करना। देखो इसमें प्राइमेज एंजाइम नहीं, इसमें ये अल्फा जो है प्राइमेज एंजाइम की तरह ही काम करे, प्राइमर सिंथेसिस करना। एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी करता है, मतलब रिपेयरिंग भी करेगा बाद में। बीटा वाला जो है वो डीएनए रिपेयर ही करेगा उसकी तरह, जैसे डीएनए पॉलीमरेज 2 था वहाँ पे। एंड ये रिमूवल ऑफ प्राइमर करेगा, ठीक है। सो वहाँ पे ये रिमूवल ऑफ प्राइमर का काम जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 ने किया था, यहाँ पे बीटा करेगा। ये आप डिफरेंस में आगे हम डिफरेंस करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं हमारे, तो उसमें आएगा ये। वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है रिमूवल, और यहाँ पे ये बीटा करेगा। उसके बाद फिर गामा वाला जो है, ठीक है, इसका काम सिर्फ एंड सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिपेयर करना, सो ये उसमें काम करता है। इसका मतलब और कहीं काम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको डेल्टा का काम है मेन। अब जो काम वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3 कर रहा था, तो वहाँ पे वही काम यहाँ पे 2 एंजाइम्स कर रहे हैं, तो एक डेल्टा और एक एप्सिलॉन, ठीक है जी। ये याद रखना, वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3 और यहाँ पे डेल्टा एंड एप्सिलॉन, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। सो ये क्या है, सो ये है
सो जो कॉन्टिन्यूस टच में बनता है उसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। तो इसलिए ये न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के नाम है। तो ये दोनों को यही बनवाता है, ठीक है। इलोंगेशन मतलब उनकी करना जब प्राइमर बन जाएगा तो उसके ऊपर। बाकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम रिपेयर करना तो वो भी इसका काम है। एडिटिंग कोई गलती हो जाती है रास्ते में तो ये वापस मुड़ के उसको ठीक करता है। तो देन एप्सिलॉन जो है वो सिर्फ लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है। और गैप फिलिंग लैगिंग स्ट्रैंड पे जो प्राइमर की रिमूवल की थी इसने बीटा ने, ठीक है, रिमूवल कर दिया, तो वो जो गैप्स होंगे उनको गैप्स फिलिंग करेगा ये लैगिंग स्ट्रैंड पे एप्सिलॉन। जबकि प्रोकैरियोट्स में प्राइमर की रिमूवल एंड गैप फिलिंग दोनों ही पॉलीमरेज 1 ने किए थे, ठीक है। यहाँ पे रिमूवल करेगा बीटा एंड गैप फिलिंग करेगा एप्सिलॉन, ठीक है। तो जो इलोंगेशन है चेन की वो दोनों ये करेंगे, खास करके ये लीडिंग पे करेगा वो दोनों। तो ये था यूकैरियोट्स का डिफरेंस। तो ये सिर्फ आपको डिफरेंस में ही लिखना है, आपको जो पूरा मैकेनिज्म करना है वो हमने प्रोकैरियोट्स में करना है, तो इसलिए वहाँ पे हम नहीं अब दोबारा बोलेंगे, ये सिर्फ आप डिफरेंसेस में लिखेंगे। डीएनए सी प्रोटीन ए हो गई, शुरू में बिल्कुल किया, बी किया हमने हेलिकेज जिसको बोला, अब सी प्रोटीन आ गई। ये इसका क्या काम है? इसका काम है कि जैसे मान लो कि ये डीएनए बी प्रोटीन है, हेलिकेज है, और ये ए है जिसने इनिशिएशन करनी थी, और मान लो कि मैं ये कहूँ कि ये है सी प्रोटीन, तो ये सी का काम है इन दोनों को मतलब ये हेलिकेज है तो इसको इसके ऊपर लोड करना, ठीक है, लोडिंग करवाना, लोडिंग फैक्टर है ये, ठीक है। सो इट मीडिएट्स द लोडिंग ऑफ सो डीएनए बी टू डीएनए ए, मतलब हेलिकेज का इसके ऊपर इसका इसके ऊपर कह लो लोडिंग जो है वो करवाता है ये, ठीक है। डीएनए ए के ऊपर डीएनए बी की लोडिंग जो है करवाता है, तो ये काम है इसका लोडिंग का। तो लोडिंग करवा दी, उसके बाद इसने रिमूव हो जाना है, इसका काम खत्म फिर, ठीक है। तो फिर तो दोनों ने ये ए एंड बी नहीं करना काम, ये इसका काम खत्म हो जाएगा एक बार। तो हेलिकेज का डीएनए ए प्रोटीन जो इनिशिएशन करवाती है उसके साथ जुड़ना जो है वो ये करवाएगा। सो ये याद रखना। अब आए हम लोग एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। देखो एस मतलब सिंगल, आगे स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। क्या है इसका मतलब? अब अगेन ये डायग्राम, ठीक है। सो देखते हैं कि देखो जब ये दोनों स्ट्रैंड्स जो है ओपन अप हो गए, ठीक है, तो इनमें टेंडेंसी रहेगी कि दोबारा से ये री अनीलिंग कर लें, मतलब जुड़ जाएं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोबारा से ये कर सकते हैं और ये जुड़ जाएंगे। तो फिर जुड़ गए तो फिर तो नए स्ट्रैंड्स बनेंगे नहीं हमारे, तो इसलिए ये देखो ये छोटी छोटी प्रोटीन्स जो हैं ये लगाई हैं हमने। सो ये एसएसबी प्रोटीन्स कहलाती हैं, ये भी यहाँ पे भी एसएसबी है ये। सो एसएसबी प्रोटीन है, ठीक है। तो एसएसबी प्रोटीन इसको खुला रखेगी, ठीक है। इट विल कीप द सिंगल स्ट्रैंड्स एज सिंगल स्ट्रैंड्स so that they behave as template and new complementary strands are formed over that, so it will not allow so these two templates to join again, right। तो इसीलिए इसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स का नाम दिया गया है। अगर मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊं तो इसमें ये देखो ये जो ऑरेंज कलर में आप देख रहे हो ये हेलिकेज एंजाइम है, इसके ऊपर ये डीएनए जो मैंने मजेंटा ये थोड़ा ब्लूश कलर कह लो का बनाया हुआ है, तो ये डीएनए ए प्रोटीन है और डीएनए बी प्रोटीन हेलिकेज है। डीएनए सी जो है उसका काम है इन दोनों को लोड करना, आपस में ज्वाइन करना। और ये हमारा डीएनए गायरेज एंजाइम है, क्योंकि हम प्रोकैरियोट्स कर रहे हैं तो हम डीएनए गायरेज बोलेंगे और उसमें हम टोपोआइसोमरेज बोलेंगे। तो ये है हमारे थोड़ा सा देन उसके बाद फिर लास्ट में आपका आ गया न्यूक्लियसिस एंजाइम, जिनको आपने पॉलीमरेसिस में ही को ही हम लोग न्यूक्लियसिस बोलते हैं, और एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हो गए, ठीक है। तो ये जो प्रूफ रीडिंग के लिए है। तो ये है बच्चों मशीनरी, ठीक है। सो जो हम लोगों ने कर ली, तो इसके बाद जो है हम आगे मैकेनिज्म करेंगे अगली वीडियो में। ये लंबी हो जाएगी वीडियो इसलिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब the channel, like and share the video. Thanks again.